अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने वर्चुअलाइजेशन की जो ना वो जनरल टर्म्स में बात की है कि वर्चुअल सिस्टम्स क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं और वर्चुअल सर्विसेज क्या होती हैं। अब ये है कि हमें थोड़ा सा इस अपनी डिस्कशन को फॉर्मलाइज करना पड़ेगा ताकि हम मज़ीद डिटेल्स को जो ना वो अंडरस्टैंड कर सकें। हम इस चीज़ को देख सकें कि वर्चुअल सिस्टम्स काम कैसे करते हैं और वर्चुअल सर्विसेज कैसे काम करती हैं। इस मकसद के लिए हमें तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने आपको एक जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम है जिसको हम बेयर मेटल कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं, इसकी एक आर्किटेक्चर डायग्राम जो ना दिखाई गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो तीन बेसिक लेयर्स हैं। एक हार्डवेयर लेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है और एक सॉफ्टवेयर की लेयर है। आप इसको फोर्थ लेयर भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि यूज़र्स के ऊपर जो ना मुश्तमिल होती है। अब यूज़र जो ना फिजिकल यूज़र भी हो सकता है और वर्चुअल यूज़र भी हो सकता है। वर्चुअल यूज़र का कॉन्सेप्ट हम शॉर्टली जो ना इसको डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर के जो ना वो सेशंस में। यहाँ पे फ़िलहाल हम सिर्फ कंसिडर करते हैं कि हमारे पास फिजिकल यूज़र्स हैं। अब ये जो थ्री लेयर आर्किटेक्चर है या फोर लेयर आर्किटेक्चर है, इसमें इस तरह से होता है कि यूज़र्स सॉफ्टवेयर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और सॉफ्टवेयर्स जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं या मैसेजेस वगैरह कन्वे करते हैं। और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एप्लीकेशन को सीपीयू की एलोकेशन चाहिए, यानी कि कोई मैथमेटिकल फंक्शन जो ना परफॉर्म करना चाह रहा है, तो वो सीपीयू की एलोकेशन को रिक्वेस्ट करेगा वाया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉलेज होता है कि सीपीयू जो ना वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, इस वक्त कौन सा प्रोग्राम इसको यूज़ कर रहा है और कितनी देर तक यूज़ करेगा। उसने कुछ ना कुछ उसकी जो ना वो इंफॉर्मेशन जो ना वो स्टोर की होती है। आपने सीपीयू स्केजुलिंग के मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे। तो उन एल्गोरिदम्स का जो पूरा सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह से मेमोरी एलोकेशन है, स्टोरेज है, आईओ नेटवर्क की कम्युनिकेशंस वगैरह की भी ये टास्क होते हैं। चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीज़ों को हाउसकीपिंग कर रहा होता है, तो उसको पता होता है कि सिस्टम्स को कैसे जो ना वो एलोकेट करना है मुख्तलिफ रिसोर्सेज। तो जो अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो ओवरऑल साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूज़र इंटरेक्ट करता है क्लिक्स की सूरत में या फिर इनपुट्स कीबोर्ड इनपुट की सूरत में। यानी कि आपके पास जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस हो सकते हैं या फिर कमांड लाइन इंटरफेस हो सकते हैं। आप उनके ज़रिए से एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये एप्लीकेशंस जो है ना फिर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन्स को कॉल करते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो है वो बाद में फिर हार्डवेयर से जो ना वो कम्युनिकेट करता है और पर्टिकुलर रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है वो करता है। अभी देखिए हार्डवेयर की एलोकेशन होती है, लेकिन उसके पास जो सुपरवाइजरी कंट्रोल है, जो मॉनिटरिंग का कंट्रोल है, वो सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। किस एप्लीकेशन को कौन से रिसोर्स तक एक्सेस देनी है, ये एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा एक कन्वेंशनल जो है बेयर मेटल कंप्यूटर सिस्टम जो वो होता है। अब अब ये आपने देखा कि हमारा जो बेयर मेटल कंप्यूटर सिस्टम है उसमें किस तरह से जो ना रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है। आमतौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है और जो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा होता है। हाँ, ऑफ कोर्स जो एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं और मुख्तलिफ प्रोसेसेस में रन कर रहे हो सकते हैं। अब ये है कि आप स्क्रीन के ऊपर एक और सिनेरियो देखें। हमने ये किया है कि बुनियादी तौर पे अब जितना भी हमारा हार्डवेयर से ऊपर की लेयर्स थी, अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो उसमें हार्डवेयर के अलावा जो है ना वो तीन लेयर्स थी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और यूज़र की थी। हमने इनको कन्वेंशनल सिस्टम में एक ही ये था, इनको हमने जो ना तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और इन बॉक्सेस को हमने कह दिया कि एक वर्चुअल मशीन 1 है, वर्चुअल मशीन 2 है, वर्चुअल मशीन 3 है। क्यों? इसलिए कि बुनियादी तौर पे ऐसा हो सकता है कि तीन मुख्तलिफ यूज़र्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिज़िकल कंप्यूटर एक ही है, लेकिन एक यूज़र जो है ना एट द सेम टाइम उसके ऊपर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाह रहा है। दूसरा यूज़र है वो उसके ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल ही इज़ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल
और वो चाहता है कि कोई लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो यूज़ करे, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं कि उसको कर सके। और तीसरा जो बॉक्स है वो लेट्स से कि विंडोज़ ही है, कोई विंडोज़ की अनदर वर्जन जो है ना वो यूज़ करना चाह रहा है। अब हमारा मकसद ये है कि हम जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर सकें जिसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस हों और मुख्तलिफ यूज़र्स उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकें। और इसे हम इसके 3-4 इंस्टेंसेस चाहते हैं, हम चाहते हैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसके ऊपर रन कर सकें, लेकिन हमारे पास हार्डवेयर जो है ना वो एक ही है। अब इसमें ये है कि ओके आपने इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, आपने इंस्टॉल किया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम हार्डवेयर हमारे पास एक ही है, हम इसको किस तरह से यूज़ करें। बेसिकली ये एक आर्बिट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास एक कॉमन रिसोर्स है, तो हमने मुख्तलिफ जो है ना वो एंटिटीज़ के दरमियान उनकी एलोकेशन करनी है और उसको अफेक्टिवली जो है ना मैनेज भी करना है। तो ये आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो एट द सेम टाइम जो है ना वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करें, लेकिन हमें बुनियादी तौर पे इनके दरमियान यानी कि हार्डवेयर के दरमियान और ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके दरमियान एक नई लेयर जो है ना वो चाहिए होती है, नई फंक्शनैलिटी चाहिए कि जो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक टास्क जो है ना वो परफॉर्म कर सकें। अब ये है कि हमारे पास एक जो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अगर हम देखें तो ये जो बॉक्सेस हैं VM1 VM2, इनको हम जो ना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये गेस्ट मशीन्स कहते हैं। यानी कि VM हमारी जो ना वो VM1 जो ना वो हमारी गेस्ट मशीन है और VM2 भी हमारी एक अनदर गेस्ट मशीन है और VM3 हमारी एक अनदर गेस्ट मशीन है। इसी तरह से जो अंडरलेइंग हार्डवेयर है वो उसके ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं, इस पे सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, क्योंकि अनदर लेयर हमें चाहिए होती है। इसको हम हास्ट मशीन कहते हैं। और यानी कि यहाँ से बुनियादी तौर पे ये सारे रिसोर्सेज जो ना वो गेस्ट्स को प्रोवाइड कर रही होती हैं। और हास्ट मशीन और गेस्ट मशीन्स के दरमियान जो कम्युनिकेशंस हैं वो आमतौर पे सिस्टम्स कॉल्स की सूरत में होती हैं। और यहाँ पे इनके दरमियान हमें आर्बिट्रेशन के लिए एक नई चीज़ जो ना वो चाहिए होती है, जिसको हम बुनियादी तौर पे मॉनिटर लेयर कहते हैं वर्चुअलाइजेशन की वर्ल्ड में। अब ये जो वर्चुअलाइज मॉनिटर लेयर है ये क्या करती है। अब आप देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम करता था कि वो जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस थे उनके दरमियान कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को बुनियादी तौर पे आर्बिट्रेट करता था, उनको प्रोवाइड करता कि किसको एलोकेट करना है, किसको नहीं करना है, ये मेमोरी किस एप्लीकेशन का पार्ट है, ये स्टोरेज का जो सेक्शन है ये किसके पास है। अब ये तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था। अब ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। अब 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी यही काम जो ना वो चाहिए हमें, जो चाहिए हमें एक जो ना जो मॉनिटर लेयर है वो ये इस बात को ट्रैक करती है कि अभी CPU जो ना वो किस वर्चुअल मशीन को एलोकेट हुआ है, ठीक है, रिगार्डलेस कि कौन सा एप्लीकेशन जो है ना उसको यूज़ कर रहा है। अब मॉनिटर डज नॉट नो कि गेस्ट मशीन के अंदर बेसिकली कौन सा एप्लीकेशन जो है ना वो यूज़ कर रहा है, बट लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका इट नोज के कौन सा जो ना वो बुनियादी तौर पे जो एप्लीकेशन है वो करंटली CPU को यूज़ कर रहा है। या फिर ये भी है कि हम CPU की पार्टीशन भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल CPUs मतलब कोर्स होती हैं, मल्टी कोर ऑपरेट CPUs होते हैं, या फिर वर्चुअल CPUs का कॉन्सेप्ट है। इन चीज़ों को हम फिर ऐसा कर सकते हैं कि कुछ CPU के इंस्टेंसेस जो है ना वो एक पर्टिकुलर मशीन को दे दें, गेस्ट मशीन को दे दें, और दूसरे वाली किसी दूसरी को दे दें। ये हमारी एक रिसोर्स रिजर्वेशन हो सकती है। लेकिन ये कि हम एक रिजर्व पूल भी रख सकते हैं ताकि इंडिविजुअल जो है ना उसको यूज़ कर सकते रहें। अब यही काम जो है ना वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए होता है। अब somebody हैज़ टू ऑर्बिट्रेट, सब किसी ना किसी को कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना कि भाई कौन सा गेस्ट मशीन जो है ना वो मेमोरी का किस पार्ट को यूज़ कर रही है। इसी तरह स्टोरेज के लिए है, इसी तरह IO के लिए है, फिर नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए भी है। ये जो बुनियादी तौर पे जो मॉनिटर लेयर है इसको हम फॉर्मली जो ना वो हाइपरवाइजर कहते हैं, यानी कि बुनियादी तौर पे इसको वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी कहते हैं, VMM भी कहते हैं, या फिर इसको हाइपरवाइजर भी कहते हैं। तो अगर हम हाइपरवाइजर को देखें तो इसकी यहाँ पे हमने दिखाया कि बुनियादी तौर पे
जो मॉनिटर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म भी हो सकती है, यानी कि बजाय कि हम डायरेक्टली जो ना वो मॉनिटर जो लेयर है उसको हार्डवेयर के साथ जो है इंटरेक्ट करवाएं, हम इसके दरमियान एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वर्चुअल मशीन्स की, वो बुनियादी तौर पे मॉनिटर लेयर के पास आ रही होती हैं, और मॉनिटर लेयर जो है ना वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो होस्ट मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आपने अभी इंस्टॉल किया है, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अब हास्ट जो है, हास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एक हाउसकीपिंग का काम जो ना वो करता है, वो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करता है। जबकि हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या था कि बुनियादी तौर पे वर्चुअल मशीन्स डायरेक्टली मॉनिटर से कम्युनिकेट कर रही थी और मॉनिटर डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज को कम्युनिकेट कर रहा को कंट्रोल कर रहा था। जबकि ये एक अनदर फॉर्म है, इसको इसकी क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, हम ऑफ कोर्स दोनों के कोई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखा कि एक जगह के ऊपर जो ना वो मॉनिटर डायरेक्ट हार्डवेयर को कम्युनिकेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, दूसरी जगह के ऊपर जो ना वो वाया ऑपरेटिंग सिस्टम, हास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा है। तो इसमें जो जो मेन चीज़ें हमें याद रखने वाली हैं वो ये है कि एक तो जो गेस्ट मशीन का कॉन्सेप्ट है, गैस मशीन में अपना उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसकी अपनी प्रोसेस स्पेस होती है, उसकी अपनी सीपीयू की स्केड्यूलिंग होती है, उसके अपने सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स होते हैं, नेटवर्क के चीज़ें होती हैं, सारे फ्रेमवर्क जितने भी एक बेयर मेटल कंप्यूटर सिस्टम्स की हमने बात की थी वो उसमें होते हैं। अब वर्चुअल मशीन्स के गेस्ट मशीन्स के दरमियान जो है ना वो रिसोर्सेज के आर्बिट्रेशन के लिए मॉनिटर है, या फिर इसको जो हम हाइपरवाइज़र कहते हैं। इसकी हमने कहा दो अप्रोचेज़ हैं, आप डायरेक्टली भी मॉनिटर को हार्डवेयर के ऊपर रन कर सकते हैं, या फिर आप एक अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके अंदर हो सकता है। ये दोनों सिचुएशंस आमतौर पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे पास तीन तीन तरह के जो ना वो हाइपरवाइजर्स जो ना आपको मार्केट में मिलेंगे, या अगर आप देखेंगे कि लोग इसको जो ना वो यूज़ करते हैं। सुपरवाइज़र है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उससे पहले एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होती है जो कि जो कि बुनियादी तौर पे वीएम जो हाइपरवाइज़र है वो उससे कम्युनिकेट करता है, फिर उससे बाद जो ना हार्डवेयर की जो ना वो एक्सेस होती है। अब ये कि ये जो पहले वाली जो आर्किटेक्चर है उसको हम टाइप वन हाइपरवाइजर्स कहते हैं, या टाइप वन के जो ना मॉनिटर सॉफ्टवेयर मॉनिटर लेयर कहते हैं, और जो दूसरी है उसको हम टाइप टू हाइपरवाइज़र कहते हैं। अब यह है कि एक अनदर अप्रोच भी है जिसमें हम टाइप वन और टाइप टू दोनों के जो हाइपरवाइज़र्स हैं वो कंबाइन कर देते हैं, यानी कि ये एक उसके अंदर ऑप्शन मौजूद होता है कि आप अगर डायरेक्टली कोई कोई पर्टिकुलर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप डायरेक्टली चाहते हैं कि हार्डवेयर के ऊपर जो ना एक्सेस हो, तो फिर आप टाइप वन अप्रोच जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल होती है, इसमें कुछ ऑफ कोर्स कुछ पर्टिकुलर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स में या अपने डिस्कशन के अंदर, के बुनियादी तौर पे जो हाइब्रिड हाइपरवाइजर्स अप्रोच है उसके फ़ायदे क्या हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या है। असल में हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा डिटेल से देख लें कि हाइपरवाइज़र का आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे एक जो कन्वेंशनल कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म होता है, एक जो, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो ना वो किसी भी तरीके से जो ना वो एग्जीक्यूट कर दी जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक पूरे का पूरा जो ना वो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म होता है, एक शील्ड लेयर्स, यानी कि जैसे होते हैं ना बाउंड्रीज होती हैं किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेयर वन बाउंड्री, लेयर टू बाउंड्री, लेयर थ्री बाउंड्री, इसी तरह से एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म होता है। तो आइए पहले देखते हैं कि बुनियादी तौर पे जो हाइपरवाइज़र है या टिपिकल हाइपरवाइज़र उसका आर्किटेक्चर क्या होता है और उसमें उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे स्लाइड स्क्रीन के ऊपर मैंने जो इसके हाइपरवाइज़र के जो की कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे दिखाए हैं। ये अगर आप देखें तो 8 जो ना वो कंपोनेंट्स बनते हैं, 8 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट है वो सीपीयू स्केड्यूलर है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट है। आपने आमतौर पे इसको जो ना वो मेमोरी मैनेजमेंट तो हर जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होती है। फिर ये है कि वो जो हमने एक मॉनिटर की लेयर की थी
वो बने तो मॉनिटर की लेयर के लिए जो ना वो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है, जो कि अपने आधार पे गैस ऑपरेटिंग सिस्टम्स और रिसोर्सेज के दरमियान इंटरेक्शन को जो ना वो देख रही होती है कि कौन सा जो ना वो गैस ऑपरेटिंग सिस्टम किन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है। फिर इसके अलावा एक वर्चुअल नेटवर्क स्विच होता है, वीएनएस। तो बुनियादी पे जो नेटवर्क से रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस हैं, जो टास्क हैं, उनको परफॉर्म करता है। फिर इसके अलावा सिक्योरिटी का एक मॉड्यूल होता है जो कि आइसोलेशन को हैंडल कर रहा होता है, यानी कि जो डिफरेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इंश्योर करता है कि उनकी जो प्रोसेस स्पेसेस हैं वो बुनियादी तौर पे मेमोरी में आपस में वायलेट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी किसी दूसरी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी को एक्सेस कर रहा हो या उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा हो, क्योंकि ये सिचुएशन सिर्फ मेमोरी और स्टोरेज के लिए ही नहीं है बल्कि ये आयोस के लिए भी हो सकती है ना। क्योंकि लेट्स से कि आप एक आयो यूज़ कर रहे हैं, एक ये गेस्ट मशीन ने क्लिक किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस क्लिक का रिस्पॉन्स जो है वो दूसरी को भी जो है वो महसूस हो रहा हो। सो सम काइंड ऑफ आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड कि अगर एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो रिस्पॉन्स शुड गो टू दी दैट पर्टिकुलर लेयर। फिर इसके बाद डिवाइसेस की एमुलेशन के लिए भी उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। अब इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम डिवाइस वर्चुअलाइजेशन की बात करेंगे। आमतौर पे जो ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं उसको हम देखेंगे। फिर इसके अलावा जो है वो एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम वीएम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे जो ना जो डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स होते हैं जिसमें गैस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन जो ना वो में स्टोर की जाती है, वो जो ना इसमें उनको हैंडल करता है, वो हमें उसको यानी कि उसको देखता है। फिर इसके अलावा जो ना वो स्टोरेज मैनेजर भी होता है इसके अंदर, और वर्चुअल डिस्क का कॉन्सेप्ट भी जो ना वो होता है, वर्चुअल डिवाइस कॉन्सेप्ट भी। तो अगर आप देखें ये जो 8 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये हाइपरवाइजर का पार्ट होते हैं, और हाइपरवाइजर की जितनी भी जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो किसी न किसी इस एक कंपोनेंट में फॉल करती हैं। आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर देखें तो आमतौर पे यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसी तरह के कंपोनेंट्स जो ना वो होते हैं, यानी कि कर्नल होता है, और मेमोरी मैनेजमेंट तो होती ही होती है, और स्टोरेज मैनेजमेंट होती है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट होता है, स्केड्यूलिंग होती है, कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एप्लीकेशंस के दरमियान आर्बिट्रेशन के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। और यही कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट जो ना वो हाइपरवाइजर के अंदर होते हैं, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट जो ना वो ऑफ कोर्स उसका जो फंक्शन है, जो एल्गोरिदम्स हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूजिंग। चूँकि इसका बिल्कुल इसको मुख्तलिफ अंदाज से हमने यूज़ करना होता है, तो इसलिए इन चीज़ों को जानना कि ये कैसे इंटरेक्ट करती हैं ये इम्पोर्टेंट है, इससे पहले कि हम वर्चुअल सर्विसेज या वर्चुअल सिस्टम्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हमने प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स की बात की, यानी कि रिसोर्सेज जो हार्डवेयर के रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कंपोनेंट या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी यूज़र उसको एज इट इज़ यूज़ कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है एक फोर्टिफाइड मैकेनिज़्म होता है, प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जिसके ज़रिए से रिसोर्सेज जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उन तक एक्सेस होती है। तो ये जो प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स हैं इनको आमतौर पे हम लेयर्स किस फॉर्म में, यानी कि सर्कल्स किस फॉर्म में, यूजुअली इसको हम जो ना वो कैटेगराइज कर देते हैं। यानी कि जो हमारा हम पहले एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम सर्कल ज़ीरो या रिंग ज़ीरो कहते हैं। इस सर्कल के अंदर बुनियादी तौर पे हार्डवेयर होता है, यानी कि अगर आप देखें ये जो रेड वाला जो सर्कल है, जिसको रेड को हमने इसकी अपनी बिट भी है, तो इसके अंदर सारे के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। और ये जो रिंग ज़ीरो है इसके अंदर बुनियादी तौर पे जो ना एक्सेस जो ना जो अलाउड होती है वो कर्नल ही डिसाइड कर सकता है, कर्नल या फिर सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हार्डवेयर डायरेक्टली, कर्नल जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज पे एक्सेस कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, उनके कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है या फिर उनको अपडेट कर सकता है। ये हमारा रिंग ज़ीरो है।
इसमें कोई इसके अलावा कोई दूसरा एप्लीकेशन, चाहे वो सिस्टम एप्लीकेशन है चाहे कोई और है, वो जो ना इसके अंदर रिजाइड नहीं करता। यानी कि रिंग ज़ीरो के अंदर सिर्फ और सिर्फ कर्नल और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं, या सुपरवाइजर मोड की इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड डिफेंस की शील्ड है, जो लाइन है, वो रिंग वन है। इसमें आमतौर पे यूजुअली होता है कि जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो फॉल करते हैं। यानी कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिवाइस ड्राइवर्स ने एग्जीक्यूट करनी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस वो रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो रिंग वन में फॉल करती हैं। इनकी एक पर्टिकुलर एक जो ना वो यानी कि करेक्टरिस्टिक होती है इन इंस्ट्रक्शंस की, वो किस तरह से करती हैं। आमतौर पर ये यानी कि कर्नल के मोस्ट नियर बाई जो ना वो होती है, और इसमें आमतौर पे जो चीज़ें शामिल होती हैं, जो कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, उसमें डिवाइस ड्राइवर्स जैसे हमने बात की, फिर कर्नल मॉड्यूल्स होते हैं और फर्मवेयर वगैरह इसमें हो सकता है। इसकी एक आम एग्जांपल जो रिंग वन में अगर हम देखें तो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, वो आमतौर पे रिंग वन में फॉल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो जीपीयू की स्लॉट्स होती हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स की, वो भी रिंग वन में जो ना वो फॉल कर रही होती है। इनके जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो भी इस पर फॉल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो रिंग टू की डिफेंस लेयर है, यानी कि रिंग टू में बुनियादी तौर पे वो मुख्तलिफ़ किस्म की सिस्टम सर्विसेज आ जाती हैं। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विस, फॉर एग्जांपल मसलन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फॉर वो जो ना फाइल शेयरिंग की सर्विस जो ना वो हो सकती है, फाइल मैनेजमेंट की सर्विस हो सकती है, नेटवर्क की सर्विस हो सकती है, या इसके अलावा कुछ और मुख्तलिफ़ किस्म की। अगर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो उसमें काफ़ी सारी सर्विसेज जो ना वो रन कर रही होती हैं। तो आमतौर पे जो सर्विसेज होती हैं वो रिंग टू जो है उसमें फॉल जो ना वो कर रही होती हैं। ये आमतौर पे मिड लेवल की सिक्योरिटी होती है, और कर्नल से यानी कि कंट्रोल्ड इनको बुनियादी तौर पे ये यानी कि एक्सेस के लिए कर्नल के ज़रिए से एक्सेस करनी पड़ती है, क्या वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो जैसे लिबसी एक लाइब्रेरी है जो आमतौर पे सी के लिए, सी की प्रोग्रामिंग के लिए, सी की इंस्ट्रक्शंस के लिए एग्जीक्यूट के लिए यूज़ की जाती है, और वो रिंग टू में फॉल करती है। इसके अलावा जो सिस्टम मैनेजमेंट की डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसमें यूज़र कन्फिगर कर सकता है, वो भी रिंग टू में फॉल करती है। फिर हमारी एक तीसरी और आखिरी डिफेंस शील्ड है, वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर, रिंग थ्री। जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं दे फॉल इन दी लेयर थ्री डिफेंस शील्ड। यानी कि अब ये देखें कि जो लेयर थ्री है ये लीस्ट प्रिविलेज्ड जो ना वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकती है। हाँ ठीक है, जो एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट है ना वो एप्लीकेशंस तक ही महदूद रही हैं, वो जो ना वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं यूज़र स्पेस के अंदर। लेकिन हार्डवेयर ऐसी सारी इंस्ट्रक्शंस जिन जो कि हार्डवेयर की एक्सेस चाहती हैं, वो बुनियादी तौर पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जाती, बल्कि एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। आमतौर पर सर्विसेज भी होती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली कर्नल के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो वो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करता है। सर्विसेज जो है ना वो कर्नल के साथ इंटरेक्ट करती हैं, फिर कर्नल जो है ना वो उन हार्डवेयर रिसोर्सेज को के साथ वो कम्युनिकेशन मैसेजेस वगैरह वो या कोई अगर एलोकेशन रिसोर्स की एलोकेशन है तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाता है। इसमें आमतौर पे जो ना वो ये है कि जो रिंग थ्री की जो डिफेंस शील्ड है उसमें कैन दे एप्लीकेशन जितने भी हैं दे कैन नॉट परफॉर्म डायरेक्ट हार्डवेयर और कर्नल ऑपरेशंस। तो ये एक रिव्यू है, आपने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ना वो कोर्स में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा होगा कि जो ना वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की डिफेंस लाइंस क्या हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सिर्फ रिव्यू दिया है कि आपको चूँकि ये चीज़ें इसके हाइपरवाइज़र के ऑपरेशन और फंक्शन के लिए आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट यानी कि प्रोटेक्शन शील्ड्स या मुख्तलिफ रिंग्स के मतलब, आप MDP पे पोस्ट करें या आप ईमेल के ज़रिए से कर सकते हैं। सो